अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। हुकूमत ने कुछ अरसा पहले जो अपने अखराजात हैं उनको कम करने के लिए कम अज़ कम जो 70,000 खाली असामियाँ थीं उनको ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। और वैसे भी जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं और जो 18वीं आइनी तरमीम के बाद जो बेशतर जो वजारतें हैं और जो शोबे हैं वो सूबों को मुंतकिल हो गए हैं, तो कहा यही जाता है कि अगर पाकिस्तान की मईशत ने सर्वाइव करना है, अगर हुकूमत ने अपने अखराजात और अपनी आमदन के अंदर एक तवाज़ुन पैदा करना है, तो जो हुकूमत का साइज़ है उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन अब उसमें एक डेवलपमेंट हुई है कि फ़ैसला तो हुकूमत ने किया था और ये एक खुशाइन फ़ैसला था, लेकिन अब लगता है कि शायद उस फैसले पर नज़रसानी की जा रही है या एक रास्ता दिया गया है कि बावजूद इस फैसले के जो सरकारी इदारों में भर्तियां हैं उसका सिलसिला है वो जारी रहे। अब ये बात समझ नहीं आती कि क्या इसकी रीज़न है, क्योंकि ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ऑलरेडी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो तनख्वाहें हों, सरकारी मुलाजमीन के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हों, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो पेंशन्स का बोझ है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। और उसके लिए यही है कि एक तो रिफॉर्म्स करें, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्टिंग पेंशन्स उसको रिफॉर्म करें, तो नई कम अज़ कम जो पोजीशंस हैं सरकारी इदारों में उसको बड़ा सोच समझ के उसको फिल करें। लेकिन ये फिर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या सोच करके, जो अभी आप स्टोरी भी शेयर करेंगे कि उसमें जो अब वो उस फैसले के अंदर एक आप कह सकते हैं कि तब्दीली लाने की कोशिश की है। कामन साबिक प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर फवाद हसन फवाद ने एक दफ़ा कहा था, गालिबन हमारे प्रोग्राम में या कहीं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट इस्लाहात की बात करे और उस इस्लाहात में गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो बढ़ रहा हो तो उसको आप इस्लाहात नहीं कह सकते। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत बात कर रही है कि जी हमारे बड़े मुश्किल हालात हैं और हमें अपने अखराजात को कम करना है, उसके बिल्कुल अपोजिट हुकूमत अपने अखराजात में इजाफा कर रही है दो तरीक़ों से। एक तो अभी आपने जो 70,000 खाली जो पोस्टें हैं उनकी बात की, उनको फिल करने पे काम शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये होगा, ये हो चुका है। और दूसरी तरफ इस बजट के अंदर कुछ नए डायरेक्टोरेट्स बनाए जा रहे हैं, एक और स्पेशल डिवीजन भी बनाई जा रही है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट का साइज़ कम हो, गवर्नमेंट में भर्तियाँ हो रही हैं, उसमें नए नए उसके तरीके बनाए जा रहे हैं भर्तियों के। जैसे पहले SIFC जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, एक टेम्परेरी बॉडी थी और कानून के तहत वो इदारा बना है। अब वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी है चंद दिन पहले कि SIFC की एक डिवीजन बन, तो जब डिवीजन बनती है उसका सेक्रेटरी होगा, उसके नीचे फिर पूरी एक हायरार्की होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने आप को एक्सपैंड किया है। दूसरी तरफ से ये जो खाली असामियाँ हैं जो कई सालों से खाली पड़ी हुई हैं, और जो आपने बात की इसको ख़त्म करने की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ही एक कमेटी बनाई थी, ऑस्टेरिटी कमेटी, जिसकी चेयरमैनशिप थी जो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है डॉक्टर जहांजेब खान, उसमें और भी डॉक्टर कैसर बंगाली जैसे लोग उसमें शामिल थे, गवर्नमेंट के अपने लोग भी शामिल थे। तो उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि इन 70,000 जो असामियाँ इनको ख़त्म कर दिया जाए, और अगर इसमें से किसी असामी की इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको दोबारा इसको रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इनको ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होती इनके अगेंस्ट जो बजट की एलोकेशंस हैं वो होती रहती हैं। अब बाद में अगर वो सरेंडर नहीं पैसा होता, सब इसके दो तरीके होते हैं, सेविंग आ गई है उस पोस्ट के अगेंस्ट, तो मिनिस्ट्रीज ये करते हैं कि जी बजट में ही पैसा हमारे पास बचा पड़ा है, हम किसी और खर्चे में वो डाल देते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज रिलेटेड ही खर्चा क्यों ना हो। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि वो जो सेविंग है वो सरेंडर हो जाती है, पर जब बजट अप्रूव होता है तो एक बहुत बड़ा हेड बनता है। जैसे इस साल का जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट का खर्चा है वो तकरीबन 839 अरब रुपया है। इसके अलावा 1014 अरब पेंशन के लिए रखेंगे, ये इब्तदाई खर्चा है। इसमें आपको पता है कि जैसे साल गुजरता जाता है इसके अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो शामिल होती जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चूंकि इनकी जरूरत नहीं थी, हुकूमत को साइज भी कम करना था, तो जो प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टेरिटी कमेटी थी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि इनको आप ख़त्म कर दें। और द न्यूज़ इंटरनेशनल में अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी छपी हुई थी, इसमें उन्होंने कहा कि इन असामियों को ख़त्म करने का फैसला हो गया। लेकिन जो 12 जून को वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ बजट को मंजूर करने के हवाले से, उसके अंदर ये उन्होंने मंजूरी दी, वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि ये जो असामियाँ हैं ये ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि इनको अगर फिल करना हो तो जो एक और ऑस्टेरिटी कमेटी है वजारत ख़जाना की, उसकी मंजूरी से इसको फिल किया जा सकता। दूसरा साथ उसकी कंडीशन ये थी कि जिन असामियों के ऊपर जो पहले खाली थे उनके ऊपर ऑलरेडी भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आपको जो फाइनेंस डिवीज़न की
ऑस्टेरिटी कमेटी है उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। और एक और जो एग्जाम्पशन उन्होंने इसमें क्रिएट की, जो वो चूँकि वो सारा एक निज़ाम ही सेपरेट है आर्मी का और आर्म फोर्सेस का और सिविलियन आर्म फोर्सेस जो है उनका, तो उनके लिए ये एग्जाम्पशन है। बट जो सिविलियन गवर्नमेंट के इदारे थे उनमें ये 70,000 असामियाँ खाली पड़ी हुई थी। अब उसमें से एक पीछे से दरवाज़ा खोल दिया गया है कि जी आप इसमें भर्ती कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दी परमिशन बाय द फाइनेंस डिवीजन ऑस्टेरिटी कमेटी। अब हुकूमत की अपनी ही एक ऑस्टेरिटी कमेटी हो, वो कैसे इनकार कर सकती है कि इन पोजीशंस को अगर फिल करना हो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें ग्रेड 1 से 16 तक के जो भी आप असामियाँ भर्ती करते हैं, आमतौर पर ये किस तरह के लोग होते हैं? कोई इनका इतना कोई प्रोडक्टिव यूज़ तो नहीं होता। ठीक है, आप जिनको नौकरी देंगे उनका तो भला होगा, लेकिन उससे क्या कंट्रीब्यूशन होगी जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है इन चीज़ों के ऊपर? ऑलरेडी ज़ाहिर है कि आपको भी, मुझे भी तजुर्बा है, आप जाते हैं सेक्रेटेरिएट में सरकारी इदारों के अंदर, तो क्लियरली आपको नज़र आता है कि जहाँ पर शायद एक बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे 10-10 लोग आपको नज़र आते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब वो भर्ती हो गए, आप उनको कुछ उस तरह से निकाल तो नहीं सकते, बट फ्यूचर के लिए तो ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं ना। आपको भी ये तजुर्बा है, हम भी बाहर यूरोप वगैरह आप गए हैं, वहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑफिस बॉय का। वहाँ पर वो कॉफ़ी मेकर या चाय मेकर वहाँ पर मशीन पड़ी होती है, आप खुद बनाएं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हम ये जो 1 से 16 वाला, इसमें ज्यादातर खासतौर पर जो 1 से 14 तक या इवन के 16 तक भी कुछ 16 की पोजीशंस होती हैं जो सपोर्ट स्टाफ में नहीं आती, ये सारे का सारा सपोर्ट स्टाफ होता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका। इसमें कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो बड़ी कोई क्रिएटिव होगी और बहुत ही एसेंशियल होगी, उसको रिटेन करना जरूरी है। आप किसी भी एडिशनल सेक्रेटरी के दफ्तर में चले जाएं, आप सेक्रेटरी के दफ्तर में चले जाएं, आप किसी भी वजीर के दफ्तर में चले जाएं, आपको वहां पे जो है ना जो स्टाफ है उसकी एक लंबी एक कतार आपको नजर आती है, वो बैठे होते हैं, फारिग बैठे होते हैं। जब मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके आ रहे हैं, कोई भी वजीर हो, उसको रिसीव करने के लिए नीचे 2-3 लोग मौजूद होते हैं उसके स्टाफ के। जब सेक्रेटरी तशरीफ लेके आ रहे होते हैं तो उसको रिसीव करने के लिए नीचे लोग खड़े होते हैं। मतलब इस हद तक वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है, इजाफी लोग हैं। मतलब यूरोप की बात की, मैं 2008 में जर्मनी में था, वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। तो हमारा जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती थी वो इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है जर्मनी की, वहाँ पे हम सुबह जाते थे 8:30 बजे, दोपहर आफ्टरनून तक 4-4:30 वहीं पे रहते थे। उनकी जो इकोनॉमी की मिनिस्टर थी, खातून थी उस वक्त, वो 8:30 खुद आती थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था, और 4:30 जाती थी। उनकी एक बड़ी पंक्चुअलिटी, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा भी, अदर देन दैट कि वो वहाँ पे बर्लिन में नहीं है, आउट ऑफ सिटी है, तो वो वहाँ पे ऑफिस में नहीं आती। तो उनकी आने की भी एक रूटीन और जाने की भी, और किसी को पता भी नहीं है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, उसकी फाइनेंस मिनिस्टर है या वो आ रही है और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पे वजीर साहब चलते नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकलना है वजीर ने और उसने क्यू ब्लॉक आना है, चाहे कोई भी वजीर हो, ये मौजूदा की मैं बात नहीं कर रहा, सब वहां से कॉल आ जाती है, वजीर साहब निकल पड़े हैं, सेक्रेटरी साहब निकल पड़े हैं रिसीव करने के लिए। आई डोंट नो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं ना हो जाए, इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि जो फजूल किस्म की पोजीशंस हैं जिनको खत्म करना चाहिए। मसलन आपने देखा होगा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव होती हैं, तो पूरा एक वो जजेस के पीछे एक अमला होता है कि उनकी चेयर को उठाने के लिए, उनकी चेयर को आगे करने के लिए। आई डोंट नो कि मतलब हो सकता है कि हमारे जज साहिबान को ये बुरा लग जाए, बट मुझे ये बताएं कि आप ये कुर्सी पड़ी हुई है, अब मुझे उठने के लिए कोई पीछे बंदा तो नहीं चाहिए कि वो कुर्सी उठा के, मैं ये नहीं कह रहा कि चलें अब इतने अरसे से वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी लगी हुई है, बट आई थिंक इस प्रैक्टिस को हमें बदलने की जरूरत है। ये पुराना जब बरतानवी साम्राज्य था यहाँ पर, क्योंकि वो तो यहाँ पर काबिज थे, हमारे रिसोर्सेज थे, वो फायदा उठा रहे थे, अपने मुल्कों में उनके ऐसा नहीं होता, तो इस प्रैक्टिस को चेंज करने की जरूरत है। मैंने अभी आपको जर्मनी के फाइनेंस की एग्जांपल दे दी ना, इससे ऊपर तो कोई चीज नहीं है दुनिया की, उससे चौथी बड़ी इकोनॉमी थी गालिबन। बहरहाल अब यहाँ पे कामरान कहानी खत्म नहीं होती, जो एहसास की कमी है ना हुकूमतों के अंदर, मतलब उसकी एक से बढ़कर एक एग्जांपल है। हमारे दूध पे टैक्स लगा दिया गया, सीमेंट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, हमारी तनख्वाहें जो थी उसमें हाफ गवर्नमेंट लेके जा रही है, और बाकी जो हाफ उसमें सबने जीएसटी भी देना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देनी है, और पता नहीं क्या क्या कुछ देना है। कामरान इसी साल मई के अंदर एक नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी, उसका इजलास हुआ। आपको पता कि ये जो कुछ ऐसे पाकिस्तान के इदारे हैं जो स्पेशल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, नेशनल असेंबली, सेनेट और बहुत से इदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नैब है, इनकी जो तनख्वाहें, एफबीआर खास तौर पर, इनकी तनख्वाहें नॉर्मल सैलरी जो इनकी है उससे डबल है, फिर एग्जेक्टिव अलाउंस सबको मिलता है। इनको जो नेशनल असेंबली का जो स्टाफ है, ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके, जो जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उनको कुछ सब्सिडी मिल रही थी। ये मेरे सामने एक लेटर पड़ा हुआ है इनका 26 मई का,
जिसमें इनका जो पार्लियामेंट हाउस में जो इनके एम्प्लॉइज हैं ग्रेड 1 से लेकर 22 तक, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये किसी को मिलना चाहिए किसी को नहीं। उनको 26 मई तक जब ये मीटिंग हुई तो उनका जो अलाउंस था पार्लियामेंट हाउस का अलाउंस, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है वहाँ पे। तो वो जो अलाउंस था वो ग्रेड 1 से 9 तक 60% था, और ग्रेड जो 10 से 16 तक 50% था, और 17 से 22 जो आपकी सिविल सर्विस की कैटेगरी आती है उसमें ये अलाउंस 40% था। तो उन्होंने कमेटी ने उसने फैसला किया कि 100% इसमें इजाफा कर दिया जाए, मतलब वो जो 1 से 60% था सबको बढ़ाकर कर दिया 100% ऑफ द रनिंग बेसिक पे फॉर द एम्प्लॉइज इन ग्रेड 1 to 22। ये जो अभी हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे ना कि नेशनल असेंबली का इतना बजट क्यों बढ़ गया, इस तरह की चीजें उसके पीछे। ना सिर्फ ये, उनको एक फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है, फ्यूल की और बिजली की सब्सिडी इन तमाम एम्प्लॉइज को मिलती है जो स्टाफ है पार्लियामेंट हाउस का। वो जो 1 से 22 तक की सब्सिडी थी वो 35% थी, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 65% ऑफ द रनिंग बेसिक पे फॉर एम्प्लॉइज इन ग्रेड 1 to 22। तो जब हम बात करते हैं कि इस माली साल का जो बजट अप्रूव हुआ नेशनल असेंबली का, जो पिछले साल 5 अरब था उसको बढ़ाकर उन्होंने 7.2 या 7.3 बिलियन कर दिया, 46% उसमें जो इजाफा हुआ उसमें इस किस्म के पीछे खर्चे हैं। तो ये एहसास की कमी है। इस तरह के जो खर्चे हैं उनको हम बर्दाश्त भी कर लेते, अगर पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में होती और बाकी मुल्क भी तरक्की कर रहा होता, फिर कहते ठीक है कोई बात नहीं, इतना पैसा कमा रहे हैं तो हमारी पार्लियामेंट का, हमारी हुकूमत का बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो इनका भी हिस्सा बनना चाहिए। अब दूसरा एक और जो फैसला चले, ये तो गवर्नमेंट ने इस पे चोर दरवाजे से एक रास्ता दे दिया है और आपने कहा कि शुरू हो गया है। हमने अपने प्रोग्रामों में ये डिस्कशन की थी, ये जो स्पेशल जो बोर्ड्स की मीटिंग होती हैं, जो प्राइवेट या कई जो एंटिटीज़ हैं उसके अंदर, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्रेटरीज लेवल के लोग, उनको मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना, इनफैक्ट डॉलर्स में उनको पे किया जाता है, कुछ की डॉलर्स में है। तो उसके हवाले से भी कोई पॉलिसी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने? देखिए ये प्राइवेट का तो नहीं है, ये जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, जैसे आप PSO है, पार्को है, OGDCL है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, तो ये जो बोर्ड्स हैं इनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इन बोर्ड्स के। तो हर बोर्ड मीटिंग के बाद उनको एक बोर्ड फी मिलती है उनको, वो वेरी करती है 40,000 रुपए से लेके 14 से 15 लाख रुपए तक एक मीटिंग का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल की एक मीटिंग होगी, मीटिंग महीने में भी हो सकती है, 3 महीने के बाद भी हो सकती है, 6 महीने के बाद भी हो सकती है। ज्यादातर जो बोर्ड फीस जो वेरी कर रही है ना वो 40,000 से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक नॉर्मल रेंज ये है। ये जो उनको पक्ष मिलते हैं या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये ओवर एंड अबव उनकी सैलरी के होते हैं, हालांकि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो पिछले साल का जो बजट था उसमें उस वक्त के जो वजीर खजाना थे उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इनको जितनी भी बोर्ड फीस मिलती हैं उसका पूरे साल का सिर्फ 6 लाख रुपया रखेंगे और बाकी ये हुकूमती खजाने में सरेंडर कर देंगे। वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इस दफा जब ये हुआ आपका इसका स्पेशल बजट वाली जो काबीना का इजलास हुआ उसमें फिर ये मामला आया, उसमें टेकअप हुआ, तो डार साहब ने रिकमेंड किया कि इसको आप 10 लाख रुपए तक अब कर लें। उन्होंने पिछला तो इंप्लीमेंट नहीं, इसको आप 10 लाख रुपए तक कर लें। तो अब जो काबीना की मीटिंग के जो मिनट्स इशू हुए उसमें ये हो गया है कि ये आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक साल का रख सकते हैं और बाकी पैसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं 2-3 जो एग्जांपल्स हैं वो नाज़रीन जरूर कोट करना चाहूंगा। पार्को है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, हुकूमत का इदारा है जिसमें 40% अबू धाबी की शेयर हो। फिर PTCL है जिसको हुकूमत बेच चुकी है, उसमें सिर्फ 26% शेयर हुकूमत ने बेचे हैं, बाकी तो हुकूमत पाकिस्तान ने। इन दोनों इदारों की जो बोर्ड फीस है वो कोई $3,500 से लेके $5,000 एक बोर्ड मीटिंग का उसको पैसे मिलते हैं, जो 10 से 14 लाख रुपए पर पर्सन बनते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं जो PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जैसे अब रोजरवेल्ट होटल, उसका जो बोर्ड है उसमें भी एक बड़ा एक तमाशा लगा हुआ है कि उसके जो बोर्ड के जो इजलास हैं कभी पेरिस में हो रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क में हो रहे हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि ये जो जितने भी ये मीटिंग्स होंगी इसका जो मैक्सिमम कोई भी ब्यूरोक्रेट रिटेन करेगा वो 10 लाख रुपया साल में करेगा। क्या ये फैसला इंप्लीमेंट होगा या नहीं, इसका तो हम बाद में इसको जरूर ट्रैक करेंगे, लेकिन माजी यही बता रहा है कि इस तरह के फैसले ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं होने देती। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे जब एक तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसका जो डायरेक्ट नतीजा निकलता है वो कर्जों में इजाफे की सूरत में निकलता है। कितना इजाफा किया इस हुकूमत ने कर्जों में, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज ने जिक्र किया
कि पाकिस्तान की मीशत का अब ये हाल है कि हम अब कर्ज़ों के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। अगर अपने अखराजात पूरे करने होते हैं तो कर्ज़े लेने पड़ते हैं, जो पुराने कर्ज़े हैं उनको चुकाने के लिए नए कर्ज़े लेने पड़ते हैं। और शहबाज, इसलिए ये कोई हैरान कुन नहीं है कि अगर मई का नंबर लें तो PMLN की हुकूमत ने पर डे 56 अरब रुपया कर्जा लिया है। तो अलार्मिंग है, या मतलब दिस इज समथिंग कि अब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं जो हमारी मईशत के हाल है। देखिए, एक मसला पता है क्या होता है, ये हमें एक आर्टिफिशियल चीज़ों के क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है। वजारत ख़जाना की एक हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है, अब कोई नई बात नहीं है। जैसे माली साल शुरू होता है ना, ये बड़ी अपने आप को ऑस्टेरिटी दिखाएंगे जी, हमने कर्जा रोक लिया, हमने कर्जा लेना कम कर दिया, हमने खर्चे नहीं होने दिए, हमारा जी प्राइमरी बजट का सरप्लस इतना हो गया। फिर ये क्या करते हैं, जैसे मार्च गुजरता है तो यकदम हाथ खोल देते हैं और फिर खर्चे होना शुरू हो जाते हैं। ये हर साल इनकी यही एक टेक्निक है और ये समझते हैं कि इससे लोगों को बड़े आराम से आप डिसीव कर सकते हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, हमें पता होता है कि कब क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी इनकी जो जब तक तो IMF का प्रोग्राम था, इन्होंने बड़ा एक टाइट कंट्रोल उस पर रखा। मैं आज एक और भी चीज़ देख रहा था, जैसे PSDP था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 30 अप्रैल तक जो PSDP का खर्चा था वो 352 अरब रुपया था। और जब माली साल 30 जून को ख़त्म हुआ है तो उसमें वो जो 352 अरब था वो बढ़कर विद इन नो टाइम 2 महीनों में वो 705 अरब रुपया हो गया। मतलब वो पैसा वेस्ट हो रहा है, वो कैसे खर्च हो रहा है, कैसे नहीं खर्च हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। बस किताब में आ जाएगा कि जी 705 या हो सकता है 720 अरब रुपया तक भी पहुंच जाए। अब अगर हम मई की बात करें, मई से पहले जो सिर्फ ये बात हम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के डेट की, इसमें IMF का कर्जा शामिल नहीं है, इसमें SOEs वाला कर्जा शामिल नहीं है, इसमें कुछ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो शामिल नहीं है। ये कर्जा जो एंड अप्रैल तक था ये था कुछ 66,000 अरब रुपया और विद इन नो टाइम, विद इन 31 डेज 31 मई को जाके ये हिट करता है तकरीबन 67,816 अरब रुपया। 1733 अरब रुपया PMLN की गवर्नमेंट ने 31 दिन में कर्जों में शामिल किया है, जो कि पर डे उसकी एवरेज बनती है 56 अरब रुपया। अगर पूरे 11 माह की आप एवरेज ले लें वो 21 अरब रुपया बनती है। मतलब ये ट्रिपल हो गया। कोई इनको पूछने वाला नहीं है ये पैसा किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है और इतना बड़ा कर्जा आप ले क्यों रहे हो। और खास तौर पर जब हम 43 बिलियन की बात करते हैं ना, ऑन एन एवरेज पर डे कर्जा ऐड हो रहा था, उसमें आपके रुपए की कदर में बड़ी तेजी से कमी हो रही थी। यहाँ पे रुपया आपका स्टेबल है, 278 रुपए पे है। इसमें 1 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरे साल का देख लें, पिछले साल जो जून था उसमें रुपया था कोई 286 रुपए का $1, अब है वो 278 का। उसकी वैल्यू में 8 रुपए फी डॉलर बेहतरी हुई है। इसके बावजूद इस पूरे साल में कर्जों में इजाफा हुआ है। तो वो अगर कोई पहले कहता था कि जी आपका जो कर्जा इसलिए बढ़ रहा है कि आपका रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो अब क्या है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है, देखें हमने ये इस पर डिस्कस भी किया था कि एक तरफ तो आप जो बजट अपना पेश करते हैं उसमें जो सूद की अदायगी है वो तो बजट में शामिल होता है, लेकिन उसके अलावा मसलन हर माली साल में हमने कितना कर्जा लेना है वो एक सेपरेट एक उसका होता है। तो क्या ये जो कर्जा इन्होंने लिया है, क्योंकि बजट बनाने से पहले आपको पता होता है मसलन अब अगले माली साल में गवर्नमेंट ने अपना तय किया होगा कि ये हमारी ज़रूरियात हैं, इतना हमने जो कर्जा है वो लोकल और इतना हमने फॉरेन लेना है। तो ये जो इन्होंने जिस तरह आप कह रहे हैं कि मई में कर्जा लिया है, वो जो ओरिजिनल टारगेट था या जब पिछले माली साल का बजट अप्रूव हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग है या उसके बियॉन्ड है। ये देखिए 7,500 अरब रुपए का बजट खसारे का हदफ था हुकूमत का पिछले माली साल का। अब एक्चुअल नंबर तो भी नहीं आएंगे, एंड ऑफ दिस मंथ आएंगे। लग ये रहा कि कम से कम 800 अरब से 1,000 अरब रुपया उस हदफ से आपका जो बजट का खसारा है वो ज्यादा ही रहेगा। अब मंथली बेस पे तो हम ट्रैक नहीं कर रहे होते, लेकिन क्वार्टरली और एनुअल जो सीलिंग्स होती हैं कर्जा लेने की वो हम देख रहे होते हैं। बट ये नेट इंक्रीज है, याद रहे। बहुत सारा कर्जा आप ले रहे होते हैं, लेके आपने कर्जा वापस कर दिया तो नेट इंपैक्ट उसका 0 आ रहा होता है। यहाँ पे नेट इंपैक्ट इंक्रीज का 1733 अरब रुपया सिर्फ 1 महीने का है। अब 1 महीने के अंदर, मई के अंदर इतना बड़ा बजट का खसारा नहीं हो सकता जिसके लिए आप कर्जा ले, तो फिर हुकूमत को इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। याद रहे कि जून में आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे और कम हुए, और हुकूमत को पता था कि इंटरेस्ट रेट आगे कम होने जा रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा कर्जा क्यों यकदम मई में उठाया गया। अब इसमें कामरा ने एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और नाज़रीन आई होप कि वजारत खजाना जो है इसको क्लैरिफाई करेगी कि ये पैसा इन्होंने इतना बड़ा क्यों लिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। और ज्यादा जो 1733 अरब रुपए में से जो पैसा लिया, तकरीबन 1376 अरब जो है इसमें कर्ज में इजाफा हुआ है वो लॉन्ग टर्म डेट में हुआ है।
मतलब ये कि जो जब इसकी शरह सूद कम होनी थी उससे पहले जो कर्जा उठाया गया वो 1 साल के लिए नहीं उठाया गया या 6 माह के लिए नहीं उठाया गया, वो लंबी मुद्दत का कर्जा लिया गया। अब ये वजारत खजाना इस चीज को एक्सप्लेन करे कि इसमें कितना ऐसा था जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर था। फ्लोटिंग का मतलब ये कि अगर शरह सूद 22% से 20.5% पे आ गई है तो अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, और कितना इसमें जो था वो फिक्स्ड रेट के ऊपर था। तो अगर ये ज्यादातर कर्जा हमें नहीं पता, बट अगर ये कर्जा ज्यादातर फिक्स रेट के ऊपर है तो फिर इसके ऊपर एक और कोई क्लैरिफिकेशन भी बनती है, और इसको देखने की भी सीरियसली जरूरत है। क्यों इतना बड़ा कर्जा उठाया गया? क्या 1 महीने में पाकिस्तान का बजट का खसारा 1733 अरब रुपया हो सकता है कामरान? नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। और गिवन के आई थिंक ये जो लोग बैठे होते हैं ये चीज भी देखने की जरूरत है कि क्या कंक्लूजन तो इस तरह की नहीं है जब आपको पता हो कि एक्सपेक्टेड था कि आपके जो रेट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो फिर जरूरी था कि उससे पहले आपने ये कर्जा उठाना है। आप एंटिसिपेट करते हैं ना, अगर आप गवर्नमेंट के लिए या मुल्क के लिए सोच रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि 2 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, और जिस तरह आप कह रहे हैं कोई ऐसी अर्जेंसी तो नहीं थी, या क्या अर्जेंसी थी वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर सकती है। अभी हम इस पे कुछ नहीं कह रहे, अभी हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं कि आपने 1733 अरब रुपया लिया है जिसमें तकरीबन 1350 अरब रुपया लॉन्ग टर्म में है। हमें इन 2 सवालों के जवाब चाहिए हुकूमत से, जब मर्जी दे दे। नंबर 1, 1733 अरब क्यों लिया गया, और नंबर 2, ये जो 1350 अरब है डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म, आई होप कि इसके अंदर कितना फिक्स पे है और कितना फ्लोटिंग। आई होप कि हम तो ये सवाल उठा रहे हैं, हमारे जो मौजूद पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये काम है कि ये गवर्नमेंट से सवाल करना, गवर्नमेंट के अपने लोगों का भी। इसमें एक जो इशू है, चलें वो बाकी ये क्यों उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन एक चीज तो वाज़ेह है ना, क्योंकि हमारे अखराजात और हमारी आमदन में एक बहुत बड़ा गैप है। अब पिछले जो माली साल का जो हमारा हदफ था FBR का, टैक्स कलेक्शन का, 110 अरब रुपए हमने कम इकट्ठे किए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था या इट्स अ फेलियर ऑफ द FBR? देखिए कामरान, जब 9415 अरब रुपए का हदफ पिछले साल सेटल हुआ तो हम सबका ये ख्याल था कि FBR इसको बड़ा कन्वीनियंटली इसको अचीव कर लेगा, अंटिल के जनवरी दिस ईयर कि जब इन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया कि नहीं अब आगे मुश्किलात आ रही हैं। और जो उसकी FBR जो तजवीज़ दे रहा है वो ये कि चूंकि हमने जो बजट बनाया था, जो टैक्स का हदफ रखा था, वो तकरीबन $5.5 अरब की मंथली इंपोर्ट के ऊपर रखा था। तो चूंकि मंथली इंपोर्ट्स ऑन एन एवरेज पिछले साल हुई हैं को $4.6-4.7 बिलियन, तो इसमें जो शॉर्टफॉल है वो नेचुरल है। एक इसकी ये वजह, दूसरी उसकी ये वजह FBR दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो मैटर्स थे टैक्सेस के, वो डिस्प्यूटेड हो गए, कोर्ट में वो चैलेंज हो गए। तो इसलिए हमने जो हदफ से कम हम इकट्ठा कर सके, 110 अरब का शॉर्टफॉल तो है, बट हैविंग सेड दैट जो 9305 अरब रुपए की कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 30% ज्यादा, विच इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। बट इसके अगर ब्रेकअप के ऊपर काम बन जाए तो इसमें लगता है ऐसे कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आ रही है आपकी बैंक साइड से, बैंकिंग साइड का जो इनकम टैक्स, क्योंकि उनके बैंक से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गए। फिर हुकूमत ने जो सैलरीड क्लास के और कुछ और प्रॉफिट्स के ऊपर जो रेट्स थे विदहोल्डिंग टैक्सेस के, वो इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किए, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन आ रही है। मैं बड़ा ब्रीफली अगर इसको बता दूं कि ऑल्दो कि ओवरऑल 30% इंक्रीज तो जरूर हुआ है नाजरीन, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल देखें जो एक्सेस हुआ है वो मतलब हदफ से भी कुछ 643 अरब रुपया इनकम टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ है, विच इज क्वाइट इनकरेजिंग कि जैसा लेकिन मैंने बताया कि जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो सैलरीड क्लास से, कॉन्ट्रैक्टर से और बैंक से आ रही है। ऐसा उसमें कोई ये जो टैक्स बेस है वो एक्सपेंड नहीं हुई, उसकी वजह से ये जो हदफ से भी 643 अरब रुपया ज्यादा उसकी वजह से नहीं आया। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, सेल्स टैक्स, मुल्क के अंदर महंगाई की आपको पता क्या हालत रही है पूरे माली साल में, इसके बावजूद जो सेल्स टैक्स का हदफ था उसमें 509 अरब रुपया हदफ से कम इकट्ठा हुआ है। सेम इज ट्रू फॉर दी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जहां पे हदफ से 24 अरब रुपया कम इकट्ठा हुआ, और जो कस्टम ड्यूटीज थी वो भी हदफ से जो है तकरीबन उनके अच्छे खासी वो आप कह सकते हैं कि 100 इसकी जो 220 अरब रुपया कस्टम ड्यूटी का जो हदफ से कम इकट्ठा हुआ। तो जो ओवरऑल जो आपकी एक्सेस थी कलेक्शन की इनकम टैक्स की, वो ऑफसेट हुई है सेल्स टैक्स से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से और कस्टम ड्यूटी से। कामरान, ये ब्लेम तो आप देते हैं जी कस्टम का वहां पे कम है, लेकिन जो हिट पड़ी है ना ज्यादा यहाँ पे वो सेल्स टैक्स के ऊपर इनको हुकूमत को ज्यादा पड़ी है। अब इसकी वजह से अब 9305 पे क्लोज किया है। अगले साल का माली साल जो नया शुरू हो चुका है इसका 12,970 अरब रुपए का हदफ है। इसको हासिल करने के लिए FBR को ग्रोथ चाहिए 40%। आपने पूछा था क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अब इस दफा भी मुश्किल है कि FBR हदफ हासिल करेगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ईरान में जो सदारती इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे में कौन जीता है और वो क्या माने रखता है ईरान के अपने लिए, खित्ते के लिए और दुनिया के लिए।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे 2024 पूरी दुनिया में इलेक्शन का साल है और ईरान में भी सदारती इंतखाबात हुए कल और उसके नतीजे में अब नताइज सामने आ गए हैं और जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है रिफॉर्मिस्ट या जो इस्लाह पसंद कैंडिडेट हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ये सदर मुंतखब हुए हैं ईरान के। और आपको पता है कि मई में जो ईरान के सदर थे इब्राहिम रईसी वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जहां भाग हो गए थे और उसके बाद फिर इन इलेक्शंस का इनेकाद किया गया 28 जून को जो पहला मरला था, क्योंकि उसमें किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 50% कोई भी कैंडिडेट वोट हासिल नहीं कर सका था, तो जो दो टॉप के कैंडिडेट थे उनके दरमियान ये मुकाबला हुआ। एक डॉक्टर मसूद थे और दूसरा जो उनके राइवल थे सईद जलीली, उनके दरमियान फिर कल ये दूसरा राउंड हुआ जिसके नतीजे में जो डॉक्टर मसूद हैं उन्होंने 53.3% वोट हासिल किए, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे मिस्टर जलीली उन्होंने 44.3% वोट हासिल किए। अब जो इस खबर की जो हाईलाइट है, टोटल 4 कैंडिडेट थे। आपको पता है कि ईरान का जो एक सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप सदारती इंतखाबात भी होते हैं तो उनकी जो गार्डियन काउंसिल है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो वेट करते हैं कैंडिडेचर और पहले तो वो अप्रूव करते हैं कि क्या जो उम्मीदवार सदारती इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इसके अहल हैं या नहीं है। तो ये 4 कैंडिडेट्स को जो किया गया था क्लियर, उनमें जो डॉक्टर मसूद हैं इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये रिफॉर्मिस्ट यानी कि एक इस्लाह पसंद है, मॉडरेट उनके पॉलिटिशियन है, जबकि 3 जो बाकी थे वो ट्रेडिशनल जो हार्ड लाइनर्स या जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा थे। तो इस वजह से, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले भी जो डॉक्टर मसूद हैं उन्होंने 2 मरतबा पहले भी अटेम्प्ट किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दी थी। अब जब इनकी एक्सेप्ट हुई है तो ये जो नतीजा आया है तो कहा यह जा रहा है कि ये डेफिनेटली इससे एक चेंज आ सकता है, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रोफेशन के एतबार से ये हार्ट सर्जन हैं, वज़ीर सेहत भी रहे हैं ईरान के। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका जो मौक़िफ़ है वो बेशक ख़वातीन के हिजाब के हवाले से हो, वहाँ पर ईरान के अंदर जो एक इखलाकी पुलिस है उसको वो गैर इखलाकी समझते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो अपनी कैंपेन के अंदर ये बातें भी वो कहते रहे हैं कि इस वक्त जो ईरान है उसके ऊपर जिस तरह की पाबंदियाँ हैं, उन पाबंदियों को सामने रखते हुए ईरान की जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो मुमकिन नहीं है। तो वो मगरिब के साथ न्यूक्लियर डील के भी हामी हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के भी हामी हैं। तो इस एतबार से ये कहा जा रहा है कि ये एक मेजर जो चेंज है वहाँ पे हमें नजर आया है ईरान। ये देखिए, वोटर्स जो हैं वो अपना अपना जहाँ पे सिस्टम्स इंडिपेंडेंट है, ट्रू डेमोक्रेसी है, वहाँ पे वोटर्स की जो विल होती है वो फिर रिफ्लेक्ट होती है इलेक्शंस के रिजल्ट्स के अंदर। और अगेन ईरानियन जो हैं उन्होंने अपनी विल शो कर दी है कि वो बहुत ज़्यादा वो जो हार्ड लाइनर व्यूज़ हैं उससे वो हटेंगे। बट कामरान, इसमें जो देखने वाली बात है, जो आप जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, ये वो चीज़ें जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है ईरान की, उससे ये मुतजाद हैं ये बातें। तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौजूदगी में और इनके सुप्रीम लीडर की मौजूदगी में इनके पास कितनी स्पेस होती है हुकूमत के पास और प्रेसिडेंट ईरानियन के पास कि वो अपने जो फैसले हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और वो दोज डिसीजंस आर नॉट इम्पैक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। देखें, जो ईरान का सिस्टम है पॉलिटिकल, उसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो आफ्टर ऑल जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और एब्सोल्यूट पावर उनके पास है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और फिर आपने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की भी बात की, तो वहाँ पर जेनुअनली हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना कि स्टेट विद इन स्टेट या डीप स्टेट, तो ईरान के अंदर एक जेनुअनली देयर इज़ अ डीप स्टेट। तो उस एतबार से कहा यह जाता है कि जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर सेट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे सदर मुंतखब हो जाएं कि जिनका नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब माजी के अंदर जिस तरह मौजूदा कैंडिडेट को, अब जो नए सदर मुंतखब हो गए हैं डॉक्टर मसूद को, इनको सपोर्ट थी, जो हसन रूहानी प्रेसिडेंट खातमी रहे हैं वो रिफॉर्मिस्ट समझे जाते रहे, इवन जो उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं जवाद ज़रीफ वो भी इस्लाह पसंद समझे जाते हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। और प्रेसिडेंट हसन रूहानी के दौर में आपको पता है कि वो डील हुई थी जो न्यूक्लियर मगरिब के साथ, तो फ़र्क पड़ता है कि अप्रोच, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो आपका ईरान का, या उसके अंदर देखें जो डिबेट्स हुई हैं उसमें अगेन जो ईरान का मौक़िफ़ है लेट्स से अमेरिका को लेकर के डॉक्टर मसूद और जो बाकी कैंडिडेट्स उसमें कोई फ़र्क नहीं है।
सिर्फ अप्रोच का फर्क हो सकता है कि आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कैसे करना है। आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखना है। मसलन यहाँ पर जो अब सदर ये मुंतखब हुए हैं, उनकी अप्रोच ये है कि हमें मगरब के साथ इंगेज करना चाहिए हमें, और इंटरनली वो ये बात कहते हैं कि मसलन जो एक बहुत हार्ड लाइन पॉलिसीज़ हैं ख़वातीन के हवाले से, अगर हिजाब के ऊपर अगर सख्ती है, पाबंदी है, तो उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है कि इस तरीके से हमें ये नहीं करना चाहिए। तो यकीनी तौर पर आई थिंक एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। तो इसलिए ये जो इलेक्शन के नताइज इंटरेस्टिंग हैं, ख़ास करके मगरिब भी इसको देख रहा है कि चीज़ें फिर आगे कैसे बढ़ेंगी। वैसे कामरान, ईरान के अंदर भी इलेक्शन हो गए पीसफुली, इंडिया के अंदर भी हो गए, अफगानिस्तान वैसे ही बाय एंड लार्ज पीसफुल है पोलिटिकली, उसके हमारे जैसे मसाइल नहीं है। और पाकिस्तान में नाज़रीन आपको पता है इलेक्शन होने के बाद भी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है अपनी लेजिटिमेसी के लिए। और आज एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका भी आज उसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर लॉन्च हुई है, अवाम पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी है। वो किस हद तक पाकिस्तान में चेंज और स्टेबिलिटी का फैक्टर बनते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सारी सूरत हाल कम अज़ कम ये वाजे कर रही है कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में अब एक ऐसा मुल्क बन के सामने आया है जहां पे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 30 जून और 1 जुलाई को अहम जो एक इजलास हुआ दोहा के अंदर, दोहा कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, यूएन ने उसका इनेकाद किया। और ये जो दोहा कॉन्फ्रेंस थी इस लिहाज से जो मौजूदा कॉन्फ्रेंस हुई मुख्तलिफ थी, क्योंकि पहली मरतबा अफ़गान तालिबान का जो डेलीगेशन है उसने शिरकत की। लास्ट टाइम फरवरी में जब ये इजलास हुआ तो तब अफ़गान तालिबान ने इसका बायकॉट किया था। अब इस इजलास के अंदर एक तो अफ़गान तालिबान की तरफ से नुमाइंदगी थी, कम अज़ कम 2 दर्जन के करीब जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनके स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर या मेजर प्लेयर्स हैं दुनिया के, उनके जो खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफ़गानिस्तान, उन्होंने शिरकत की। और उसके साथ पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसमें शामिल था। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने शिरकत की। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट हुई वो शहबाज उसकी साइड लाइन के ऊपर हुई। और वो डेवलपमेंट के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं कतर के अंदर, उन्होंने साइड लाइन्स के ऊपर एक डिनर का एहतमाम किया जिसमें उन्होंने दावत दी। जो पाकिस्तान की डेलीगेशन को हेड कर रहे थे एम्बेसडर आसिफ दुरानी, और जो अफ़गान तालिबान के डेलीगेशन की नुमाइंदगी कर रहे थे या उसको लीड कर रहे थे जो तालिबान के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तो उनको उन्होंने दावत दी और उन्होंने एक्सेप्ट की। और जो ज़राए के मुताबिक फिर वहाँ पर कई माह के तातुल के बाद फेस टू फेस पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। और जो इशू आपको पता है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान जो कहता है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। और दो के उस मुलाकात के बाद, उस डिनर के बाद, जो तालिबान के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने भी कहा कि ये मीटिंग कंस्ट्रक्टिव रही है। लेकिन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर अगेन जो पहले भी हम कहते रहे हैं कि उनको ये पैगाम दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों तो फिर एक ही हमारा इशू है और उस इशू को आप हल करें, और वो है कि किसी तरीके से टीटीपी वाली जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करें। और जो मुझे ज़राए ने बताया कि ये एक लेटेस्ट जो एफर्ट हो रही है, जिस तरह हम अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे थे ऑपरेशन की, तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो इंटरनली हमने कैसे डील करना है इन दहशतगर्दों से, दूसरा कि अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उससे हम कैसे डील करें। तो उसमें ये फिर फैसला हुआ था कि एक रिन्यूड कोशिश की जाए, दोबारा एक एफर्ट की जाए, एक मौका फराहम किया जाए अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करें। और इस पस मंज़र में फिर जो पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे हैं आसिफ दुरानी, उन्होंने तालिबान के जो वफ़द था उसके साथ मुलाकात की। कामरान, इसमें फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी, जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च हुआ है और मिलिट्री लीडरशिप ने आपको पता है किसी हफ्ते उसको सपोर्ट भी किया और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गया है एसपीआर की तरफ से कि इस ऑपरेशन की क्या अहमियत है और कैसे इसको वो इसके पीछे खड़े रहेंगे, इस ऑपरेशन को वो आगे भी लेकर चलेंगे। तो ये एक आपको लग नहीं रहा कि ये 2 चीज़ें मुतजाद जा रही हैं? एक साइड पे तो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है और जिसमें आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई थी कि ज़रूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी कार्रवाई करेंगे इस ऑपरेशन के तहत, और दूसरी साइड पर हम अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें। और जबकि अफगान तालिबान की पोजीशन जो है इसके ऊपर बहुत क्लियर है,
वो तो कह रहे हैं कि ये तो इस मसले के ऊपर आप लोगों ने खुद सॉर्ट आउट करना, ये आपका इंटरनल मैटर है। वो तो इस चीज़ को ऑन ही नहीं कर रहे कि उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो रही है वो अफगानिस्तान की सॉइल से हो रही है। तो हाउ डू यू सी कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं या दोनों दूसरे को सप्लीमेंट कर रही है? देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं है। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं या कोई भी आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है तो आप सम टाइम कई ट्रैक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जो काइनेटिक आपने ऑपरेशन करने हैं वो तो करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है कि जो पाकिस्तान के अंदर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अक्रॉस द बॉर्डर अगर दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उसको किस तरीके से निपटा जाए। हमने माजी के अंदर कुछ माह पहले कुछ लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए, बट जाहिर है कि उसको हमने ऑफिशियली कभी ऑन नहीं किया था। एक दफ़ा ऑन किया था जब तालिबान ने खुद कहा, लेकिन बाद में हमने किसी को ऑन नहीं किया। लेकिन वो एक नॉर्म तो नहीं बन सकता कि आप रिपीटेडली आप उस पर अटैक्स करते रहें, क्योंकि इनहेरेंटली इन प्रिंसिपल पाकिस्तान अपोज करता है। पाकिस्तान कहता है कि यूएन का चार्टर कहता है कि आप जो एक सॉवरन कंट्री है उसकी जो सॉवरन टेरिटरी है उसकी रिस्पेक्ट करें। तो पाकिस्तान फिर अपने प्रिंसिपल पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी ये है, जैसे जो नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था तो उसके बाद जो टेलीवाइज्ड एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर शहबाज का, तो उन्होंने हिंट दिया था कि जो अक्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्दी के ठिकाने हैं तो उसके लिए हम एक काबिल अमल डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है वो लॉन्च करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान एक ग्राउंड बनाना चाहता है, एक मौका फराहम करना चाहता है अफगान को कि अब हम मजीद जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन अफगान तालिबान को पाकिस्तान एक मौका देना चाहता है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये इंडिकेट किया था कि फिर पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए अक्रॉस द बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ये जो मुलाकात भी हुई है, लगता ये है कि पाकिस्तान की एक कोशिश है कि किसी तरीके से इसका कोई पॉलिटिकल जो हल है वो निकाल लिया जाए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।